दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और इस पी ब्लॉक के तत्व में हमने जो है इससे पहले कुछ क्लास कर चुके हैं, जिसमें आपका भौतिक गुण उसका है ना, पी ब्लॉक के तत्वों का भौतिक गुण, या भी बोल सकते हैं कि 15वें समूह के तत्वों के भौतिक गुण हम लोग देख रहे थे। और इससे पहले वाला जस्ट क्लास था, उसमें हम लोग 15वें समूह के तत्व जो होते हैं वो आपका किस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात वो किस प्रकार से हाइड्राइड बनाते हैं, वो हम लोग क्या किए थे, देखे थे। आज हम उन्हीं हाइड्राइडों के क्या देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। मतलब हाइड्राइडों का भौतिक गुण मतलब हमारे जो क्या होते हैं, जो 15वें समूह के जो तत्व हैं, जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। या इससे पहले वाला जो क्लास था जिसमें हमने हाइड्राइड के बारे में क्या किया है, देखा है। तो 3 प्रकार 4 प्रकार इस प्रकार से हाइड्राइड बनता है। NH3 का, उसके बाद PH3 का, है ना, उसके बाद आपका ASH3 का, उसी प्रकार SbH3, और एक होता है BiH3। ये आपका इस प्रकार से क्या है, हमारे हाइड्राइड बने थे। तो इन हाइड्राइडों का क्या क्या गुण है उसको हमको देखना है, जिन्हें हम भौतिक गुण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इन हाइड्राइडों के कुछ गुण दिए गए हैं, जिनमें से पहला गुण दिया है हमारा अवस्था। क्या दिया है हमारा, अवस्था। तो ये जो हाइड्राइड आपको ऊपर में दिख रहा है वो उनकी अवस्था कैसे कैसे होती है। तो जितने भी आपको दिख रहा है वो सब के सब क्या होती हैं, आपकी जल में घुलनशील क्या होती हैं, गैस क्या होती है आपकी, पाई जाती है। या ये बोल सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं, हमारे गैसीय अवस्था में क्या होती है, पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि ये सभी मतलब नाइट्रोजन परिवार के जितने भी हाइड्राइड होते हैं, जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, है ना, SbH3 हो गया, उसके बाद हम बात करें BH3, ये सभी क्या होते हैं, हमारे गैसीय अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। गैसीय अवस्था में क्या होती हैं, पाई जाती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे क्या हो गया, आपका अमोनिया हो गया, फास्फीन हो गया, आर्सिन हो गया, स्टीबिन हो गया, बिस्मुथीन हो गया। ये सब क्या होते हैं, सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, जल में घुलनशील क्या होते हैं, हमारे गैसीय अवस्था में होते हैं। जल में घुलनशील, है ना, घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में होते हैं। और कुछ नहीं है फिलहाल, आपका यही है बस। यहाँ पर हम पूरा लिख दें तो PH3, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा AS3, तो ये हो जाएगा आपका ASH3 हो गया, SbH3 हो गया और BiH3। ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ नहीं करना है। तो जितने भी हाइड्राइड होते हैं 15वें समूह के तत्वों के सभी क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करें विषाक्तता का, तो विषाक्तता की बात करें तो इसमें अगर अमोनिया को छोड़ दिया जाए, है ना, तो सभी क्या होते हैं, आपके विषैले प्रकृति को होते हैं, विषैले प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया को छोड़कर, किसको छोड़कर भाई, अमोनिया को छोड़कर NH3, अमोनिया को छोड़कर सभी हाइड्राइड मतलब PH3, है ना, उसके बाद ASH3, SbH3, और हम बात करें BiH3, सभी क्या होते हैं, विषैले होते हैं। सभी विषैले प्रकृति के होते हैं, है ना। कैसे प्रकृति के होते हैं भाई, ये विषैले प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। तो अमोनिया को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी हाइड्राइड होते हैं हमारे 15वें समूह के तत्वों के, वो सब के सब क्या होते हैं, विषैले होते हैं। भाई आप उतना भी विषैले नहीं बोल सकते हैं ना कि तुरंत ली और तुरंत फिर आप में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गया, उतना भी नहीं होता है। ये सब ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है, तब के कंडीशन में क्या होता है, आपका विषैला प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कितना हो गया भाई, हमारे 15वें समूह के तत्वों के हाइड्राइड, 2 प्रकार के हाइड्राइडों के गुण हो गया, एक अवस्था हो गया और एक हो गया हमारा विषाक्तता हो गया। विषाक्तता मतलब जहरीलापन। ठीक है, चलिए आगे और भी ये इनके कुछ गुण दिया है, उनको हमको देखना है। स्थायित्वता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, स्थायित्वता मतलब कौन आसानी से क्या करता है, आपका जो है
बोल सकते हैं जल्दी टूट जाता है, कौन कम तोड़ता है। तो स्थायित्वता की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया होता है ये ज़्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद क्रमशः उनका स्थायित्वता घटते जाता है इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होता है, इनकी स्थायित्वता का क्या होता है, क्रम होता है। अर्थात यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी जो होते हैं वो हमारे अमोनिया होते हैं। वजह ये होता है इनमें हाइड्रोजन बंध भी बनता है और इनमें आपका दुर्बल वान डेर वाल्स बंध है ना, ये पाया जाता है। तो इस वजह से अमोनिया की जो स्थायित्वता होता है वो सबसे क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो स्थायित्वता सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई, हमारा अमोनिया का स्थायित्वता ज़्यादा होता है और बिस्मुथीन का स्थायित्वता क्या होता है, आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4th नंबर है हमारा, हाइड्राइडों का क्या देखना है, क्षारीय स्वभाव देखना है। क्षारीय स्वभाव कैसे पता चलता है, तो किसी भी यौगिक का क्षारीय स्वभाव या किसी भी तत्व का क्षारीय स्वभाव तब पता चलता है जब हम उस पदार्थों को पानी में क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो उसके आधार पर क्या होता है, आपका क्षारीय स्वभाव का क्या होता है, पता चलता है। उसके अलावा उसमें उपस्थित जो है कुछ लोन पैराप्लेक्टान के वजह से भी हम उनके क्षारीय स्वभाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं लुईस क्षार के अनुसार। ठीक है, तो ये उसी के आधार पर है। हम अगर देखें यहाँ पर जो क्या होता है, जो अमोनिया है, साथ में हमारा क्या है, जो फास्फीन है, साथ में हमारा क्या है, जो आर्सिन है, स्टूबिन है ना, और बिस्मुथीन है। अगर इस सब की बात करें तो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक जोड़ी लोन पैराप्लेक्टान पाया जाता है। ठीक है भाई, एक जोड़ी लोन पेयर मतलब एक हमारे इसके पास होता है, इस प्रकार से इसके होता है, ये होता है, इस प्रकार से होता है, ये इसके प्रकार से एक जोड़ी लोन पैराप्लेक्टान पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये लुईस क्षार के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो बोल सकते हैं कि सभी हाइड्राइड लुईस क्षार के भांति क्या करता है, आपका व्यवहार करता है क्योंकि सभी के पास है ना एक जोड़ी है ना, या सभी के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, उपस्थित होता है। इसलिए इस कारण लुईस के अनुसार क्या होते हैं, इस कारण लुईस के अनुसार ये सभी क्षार हैं, क्या हमारे क्षार हैं। कौन सा क्षार, लुईस क्षार हैं। ये सब 10वीं क्लास का है भाई। ठीक है, क्यों 10वीं क्लास का है, क्योंकि ये सब 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो लुईस 11वीं क्लास में भी पढ़े हैं, क्षार हैं जिनके पास क्या होता है, लोन पैराप्लेक्टान इस प्रकार से पाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, सब क्या होते हैं, हमारे लुईस क्षार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है भाई कि बताइए कि अमोनिया लुईस क्षार है क्यों, ऐसा करके। ठीक है, तो आपको बताना है कि अमोनिया लुईस क्षार होता है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, उस नाइट्रोजन परमाणु पर क्या पाया जाता है, एक युग्म जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इस वजह से वो क्या होता है, लुईस क्षार के जैसा व्यवहार करता है। और वो हाइड्रोजन पर नहीं होता है ना, भी नाइट्रोजन पर ही होता है। इसमें फास्फोरस पर, इसमें आर्सिन पर, इसमें स्टूबिन पर और एक में बिस्मथ पर पाया जाता है। तो इस वजह से ये लुईस क्षार होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया लुईस क्षार है क्यों, ऐसा करके। तो आपको उसी के बेसिस पर क्या करना है, जवाब देना है। तो ये हमारा कितना गुण हो गया, भौतिक गुण, ये 4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करते हैं, 5वां नंबर के पास चलते हैं। अपचायक गुण। अपचायक गुण क्या होता है ये हमको जानना है। वैसे अपचायक आप पढ़ चुके हो, और इससे पहले जो लेसन था, जिस लेसन का नाम था सतह रसायन, उससे पहले वाला जो लेसन था वैद्युत रसायन, उसमें आपने पढ़ा था अपचायक क्या होता है ना, ऑक्सीकारक क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रियक रिएक्शन था, उसमें हम लोग देखे थे।
अपचायक का मतलब होता है जो जितना आसानी से किसी दूसरे अभिकारक को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वही उसका अपचायक गुण कहलाता है ना, या उसका अपचायक गुण उसके से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितना आसानी से जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो अच्छे अपचायक होते हैं, ठीक है। और चूँकि आप जानते हैं कि इसमें पहला तत्व तो नाइट्रोजन होता है, फिर फास्फोरस होता है, फिर आर्सेनिक होता है, फिर क्या होता है हमारा एंटीमनी होता है, लास्ट क्या होता है हमारा बिस्मथ होता है। सबके साथ हाइड्रोजन अगर मैं जोड़ दूं तो इस प्रकार से क्या बन जाता है हमारा, इनके हाइड्राइड बन जाता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, है ना। तो अगर हम ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होते जाता है, आपका परमाणु आकार क्या होता है भाई, बढ़ता है। जैसे ये इतना है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये और बढ़ जाएगा, इसका और बढ़ जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्रमशः ऊपर से नीचे आने पर किसी भी समूह में, ये तो 15वें समूह का तत्व है, तो किसी भी समूह में आप क्या करते हैं, टोटल आपको पता है 18 समूह हैं, तो किसी भी समूह में ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं, तो आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। उस स्थिति में नाभिक जो होता है और अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच का जो दूरी होता है वो बढ़ते जाता है। दूरी बढ़ने से क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश मतलब जो अट्रैक्शन है वो क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। दूरियां बढ़ने से नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। और उस मतलब दूरी बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ने की बजाय क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण जो बल होता है, वो दूरियां बढ़ने से कम होते जाता है। और उस स्थिति में ये जो अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, आसानी से जो है आपका, या आसान हो जाता है बोल सकते हैं, या इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो चूँकि इसमें हम कंपेयर करें तो इनका आकार छोटा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि आपका परमाणु आकार छोटा होने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, नाभिकीय आवेश कम होते जाता है, और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना आसान हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकालने का जो गुण है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण ही उसका क्या कहलाता है, अपचायक गुण कहलाता है। तो चूँकि बिस्मथ का आकार सबसे क्या है हमारा, बड़ा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए एक ऐसा होता है, ये प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो एक ऐसा होता है हमारा दुर्बल अपचायक होता है। दुर्बल क्या होता है, अपचायक होता है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है हमारा, ये सब बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से बढ़ता है। कोई क्वेश्चन अगर कर देता है क्यों कैसे इस प्रकार से अगर पेपर में, तो आप बोल सकते हैं कि ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से मतलब नहीं, समूह में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे आपका नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाता है, नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि BiH3 प्रबल अपचायक होता है और NH3 उसके अपेक्षा दुर्बल अपचायक होता है। तो इस तरीक़ा से हम अपचायक गुण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। और 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है वो किसी को नहीं पता रहता, तो ऐसे ही क्वेश्चन कर देगा, दिया रहेगा, बताइए नाइट्रोजन समूह के हाइड्राइडों के अपचायक गुण किस प्रकार से उनका क्रम होता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है भाई। और वजह क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। आपको अपचायक में बस याद रखना है, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करने वाला वो प्रबल अपचायक होता है। और चूँकि बिस्मथ का आकार बड़ा होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कि इनके अपेक्षा ऊपर में पाए जाने वाले तत्वों की अपेक्षा। इसलिए बिस्मुथीन का जो होता है वो आपका अपचायक गुण क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं हाइड्रोजन बंध की ओर। वैसे हाइड्रोजन बंध हम आगे जो है, और खैर हाइड्रोजन बंध नहीं देखेंगे, सब 11वीं क्लास का है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध उन बोल सकते हैं अणुओं के मध्य बनता है जिनमें हाइड्रोजन और सामने वाला जो क्या होता है, जो परमाणु होता है, उनके विद्युत ऋणता में क्या होता है, ज़्यादा का अंतर होता है। तब जा कर के वहाँ पर आपको हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। ज़्यादातर हाइड्रोजन बंध आपके जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक हैं, है ना, ऑक्सीजन के यौगिक हैं, इनके मध्य ज़्यादा देखने को मिलता है। और ज़्यादातर इनके बनते, या HF है
है ना, ये तो हमारा सबसे आगे है। तो इन यौगिकों के मध्य आपको जनरली हाइड्रोजन बनते हुए दिखाई देता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो यौगिक होते हैं, इनके मध्य आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो विद्युत ऋणता होता है उसमें पर्याप्त अंतर होता है। उसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो विद्युत ऋणता होता है उसमें पर्याप्त अंतर होता है, और इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच विद्युत ऋणता में पर्याप्त अंतर होता है। इस वजह से इनके अणुओं के मध्य क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन बंध बनता है। चूँकि हम लोग इसमें जो है नाइट्रोजन परिवार की बात कर रहे हैं, और नाइट्रोजन परिवार इसमें क्या है, हमारा अमोनिया है। तो अमोनिया में हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया में आपका जो नाइट्रोजन होता है और इसमें जो हाइड्रोजन होता है, इनमें अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन का विद्युत ऋणता क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज और इसमें आंशिक रूप से क्या हो जाता है, आपका माइनस चार्ज आ जाता है। अर्थात दोनों के विद्युत ऋणता में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इस स्थिति में क्या करता है, अमोनिया का एक अणु दूसरे अणु के साथ क्या करता है, आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया हमारा H। इसी प्रकार एक और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना के बता सकते हैं। ये जैसा हम यहाँ पर कर देते हैं N, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया आपका H। तो ये यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के मध्य और हाइड्रोजन के मध्य ये क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, आपका निर्माण होता है भाई। तो आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि 15वें समूह के जो तत्व होते हैं, उस 15वें समूह के तत्वों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होता है उनमें क्या होता है, पर्याप्त क्या होता है, आपका अंतर पाया जाता है, और पर्याप्त अंतर के वजह से हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज होता है, और इस कारण से इनके जो अणु होते हैं वो अणु आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। बाकी अगर हम अन्य हाइड्राइड की बात करें, जैसे PH3 है ना, उसके बाद आपका ASH3, उसके बाद हम बात करें SbH3 और हम बात करें BH3, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें फास्फोरस और हाइड्रोजन की बात करें, आर्सेनिक और हाइड्रोजन की बात करें, एंटीमनी और हाइड्रोजन की बात करें, बिस्मथ और हाइड्रोजन की बात करें, तो इनमें जो दोनों में अगर देखें इस प्रकार से, तो विद्युत ऋणता में ज़्यादा भिन्नता नहीं होता है, और ज़्यादा भिन्नता नहीं होने के कारण इनके जितने भी हमारे क्या होते हैं, आपके अणु दिख रहे हैं, उनमें फ़िलहाल हाइड्रोजन बंध जो होता है वो नहीं बनता है भाई। इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है हमारा, इन सब में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। वजह ये होता है कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के जो विद्युत ऋणता होता है वो हाइड्रोजन के लगभग समान होता है, और समान होने के कारण इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। बनता केवल किसके मध्य है, हमारा अमोनिया के अणु के मध्य बनता है। वजह इसका ये है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में पर्याप्त अंतर होता है, इस वजह से इनके मध्य क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बंध बनता है भाई। तो ये तो बात हो गया हमारा हाइड्रोजन बंध। चलिए और भी हम देखते हैं आगे और क्या क्या दिया गया है। आगे दिया है हमारा हाइड्रोजन की संरचना देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन की संरचना नहीं है, वो रियल में हाइड्राइड की संरचना है। ये थोड़ा सा आपका गलत लिखा गया है, ठीक है। ये इसको हम लोग काट देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड की संरचना है वो। हाइड्राइड तो पढ़ रहे हैं ना भैया हम लोग, तो हाइड्राइड की संरचना है। किसकी संरचना है? हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मान लो केंद्रीय परमाणु M है और ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। M क्या है? 15वें समूह के तत्वों का नाम है वो। M के जगह आपको जो रखना है रख सकते हैं। जैसे M बराबर क्या रख सकते हैं? N रख सकते हैं, P रख सकते हैं, AS रख सकते हैं, SB रख सकते हैं, BI रख सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इनकी हमको क्या देखना है? संरचना देखना है, किस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है। तो चूँकि हमारा MH3 है, मतलब हम क्या कर सकते हैं इससे, इस प्रकार से NH3, PH3, ASH3, SbH3 और आपका BiH3 की हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो हम इनमें से किसी को भी पकड़ लें, चाहे अमोनिया को, फास्फीन को, आर्सिन को, स्टीबिन और बिस्मुथिन, तीनों में से, चारों में से, पांचों में से किसी भी आप यौगिक को पकड़ लो। सारे जो यौगिक होते हैं उनके जो संरचना होते हैं
वो संरचना आपके क्या होते हैं, आपके संरचना तो एक होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट उसके जो विद्युत ऋणता होता है उसके आधार पर बंद कोण धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। तो इसमें अंतर होता है, बाकी में कोई अंतर नहीं होता है भाई, ठीक है। संरचना सब में क्या होता है, एक जैसा बनता है, बंद कोण थोड़ा सा कम होते जाता है। जैसे इसमें 100 कितना दिया है, 7 अंश का कोण बनाता है। इधर हम आगे अगर हम चले जाएँ तो इस प्रकार से 92, 91 इस प्रकार से होता है। जैसे 94 हो गया, है ना, इसके बाद कितना हो गया 92, 91, इस प्रकार से आपका धीरे धीरे कम होते चला जाता है, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है ना उसका बंद कोण ज़्यादा होता है, ठीक है। 11th क्लास का है। तो यहाँ पर हम लोग जो है संरचना की बात करने वाले हैं। बंद कोण क्रमशः कम होते जाता है ऊपर से नीचे आने पर। वजह ये होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में देखें तो बिस्मथ की जो विद्युत ऋणता होता है वो बहुत कम होता है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे विद्युत ऋणता में कमी आते जाता है, किसी भी केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणता में अगर क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, तो उस स्थिति में उसका बंद कोण भी कम होते जाता है। तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन के हाइड्राइड है इसकी बात करते हैं, इन्हीं में संरचना देखते हैं। बाकी संरचना में बाकी यौगिक की संरचना भी सेम ही होता है, जो भी अंतर होता है वो बंद कोण में होता है भाई। चलिए हम किसके पास चलते हैं, अमोनिया के पास चलते हैं। और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, NH3 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा NH3। अब ये जो अमोनिया होता है, आप जानते हैं एक लुईस क्षार है। वजह ये है कि इनके पास एक जोड़ी क्या है, हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और केंद्रीय परमाणु की बात करें तो केंद्रीय परमाणु इसमें क्या होता है भाई, केंद्रीय परमाणु है हमारा नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आता है 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है 3, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चूँकि इसमें 2d की कमी होता है और जब भी कोई संकरण बनता है, संकरण यौगिक को देखकर बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसके बेस पर ही क्या किया जाता है, संकरण बनाया जाता है। तो पहला क्या लिखा जाता है आपका, सामान्य अवस्था लिखा जाता है। सामान्य अवस्था, इसमें संकरण में केवल ये लास्ट वाला कक्षक भाग लेता है, जिसमें आपका 2s जो दिया है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और 2p जो होता है आपका, 2p में हमारा टोटल देखा जाए तो 3 कक्षक होता है और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। हुंड के नियम के अनुसार ये होता है हमारा 2px, ये होता है 2py, n होता है 2pz। क्योंकि इसमें देखो 3 जगह खाली है, 3 जगह खाली है मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो p कक्षक के पास है। बस आपको हाइड्रोजन को वहीं पर क्या करना है, लेके जोड़ना है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आके आसानी से क्या कर सकता है, उसके साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा तीनों हाइड्रोजन वहाँ पर आता है। इसे हम या अतिव्यापित अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं भाई, अतिव्यापित अवस्था। अब ये जो अतिव्यापित अवस्था होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हमारा कितना हो गया, हमारा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 जगह खाली है 3 हाइड्रोजन के वेलकम के लिए। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ। और इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया, अमोनिया का निर्माण हो गया। चूँकि आप इसमें देख रहे हैं कि इस संकरण में या इसमें हम बात करें तो आपका P वाला का जो है बात करें, P की क्या करें, बात करें तो उस P में हमारा क्या हो रहा है, तीनों कक्षक भाग ले रहा है। तो P का कितना हमारा 3 भाग ले रहा है, लेकिन सामने वाला को छोड़ नहीं सकते हैं, तो S का हमारा 1 ठो भाग ले रहा है। इसलिए यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका, sp3 संकरण होता है। देखो P का तीनों भाग ले रहा है और सामने को हम लोग लेते हैं तो ये हो जाता है 1 S का और 3 P का। तो संकरण कैसा होता है, इसमें sp संकरण होता है। और अगर इसमें हम संरचना देखें, चूँकि 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, देखो 1 S का और 3 P का, तो नियमतः नाइट्रोजन को हम यहाँ पर रखते हैं, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से और ये इस प्रकार से बनाते हैं। जिनके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब इनके पास हाइड्रोजन जो 3 जो कि इसको बंद बना के बैठे हैं, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया हमारा, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो नियमतः इसका संरचना तो चतुष्फलकी बनना चाहिए, ठीक है, चतुष्फलकी बनना चाहिए। बट ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो जोड़ा में होता है, तो ये हमारा लोन पेयर है, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है, और ये भी हमारा बॉन्ड पेयर होता है, बंधी बोल सकते हैं, है ना।
यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, एक दूसरे में रिपल्सन होता है भाई। इनमें भी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसमें भी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है हमारा LP के मध्य। लोन पेयर के मध्य सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होता है उनके मध्य क्या होता है, रिपल्सन होता है। और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है। ये सब वेस्पर थ्योरी से आपको 11वीं में पता चला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिपल्सन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका 4 कक्षक तो भाग ले रहा है, बट इसमें क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कभी भी संरचना बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। होता ज़रूर है बट संरचना जो है बनाने में भाग नहीं लेता है। इस वजह से इसको आप भूल जाओ। केवल इतना को याद रखो, नीचे वाला को इस प्रकार से, ये हमारे ये भाग नहीं ले रहा है ऊपर वाला। तो ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, तो ये आपका ऐसा है। मतलब एक ठो हमारा जो ये 3 आपको दिख रहा है आपका जो बॉन्ड, एक क्या है पीछे साइड है। मतलब इस प्रकार से जैसा आपका कैसा होता है, जो प्रिज्म होता है वो उस टाइप का है। अर्थात 3 कोण को शो करता है, 1 2 और एक कितना होता है 3। एक उस साइड है, मतलब रियल में एक ऐसा है, एक ऐसा है, और जो तीसरा खींच रहा हूँ वो उस साइड है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, आपका पिरामिडी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैं अगर संरचना की बात करूँ इसमें, तो संरचना कैसा होता है, त्रिकोणी हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणी और पिरामिडी आकार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रिज्म पिरामिड आकार का दिखता है भाई, है ना, और त्रिकोणी होता है। इसलिए हमारा जो अमोनिया होता है या फास्फिन होता है, आर्सिन होता है, स्टबीन होता है, बिस्मुथिन होता है, उसमें सभी में ठीक है आपका क्या पाया जाता है, आपका त्रिकोणी संरचना पाया जाता है। अगर हम बंद कोण की बात करें, जो बंद कोण होता है फिलहाल अमोनिया में कितना होता है, 107 का होता है। फिर इस प्रकार से 94, 92, 91 और 90 की ओर क्या होते जाता है, उसका बंद कोण बढ़ते जाता है। तो चेंज केवल कौन होता है, बंद कोण। वो भी किसके वजह से, जो भी केंद्रीय परमाणु होता है उसकी विद्युत ऋणता के वजह से भाई। और अगर हम संकरण की बात करें, तो यहाँ पर जो संकरण होता है वो आपका कैसा होता है, आपका sp3 संकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्राइडों की संरचना को बताया जा सकता है। इसी टाइप का संरचना फास्फिन का, आर्सिन का, स्टोबिन का और बिस्मुथिन का भी बनता है। सिर्फ चेंज होता है बंद कोण, जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे हमको मिला है हम वैसे ही क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं भाई। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बंद कोण को निकालने के एक और तरीका, संकरण को निकालने के एक और तरीका होता है। आप ये याद रखें कि उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच किस प्रकार से बंध बन रहा है। जैसे यहाँ पर होता है एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको क्या करना है, जितना सिग्मा जो है, हाँ एक चीज़ और आपको ये भी पता है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है और सिग्मा बंध बनता है। तो आपको डायरेक्टली दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा संकरण है, तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दिए गए यौगिक में कितना सिग्मा बंध बन रहा है। कोई भी यौगिक है उसको आप फैला दो स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बंध को देखो, तो यहाँ पर देखो सिग्मा बंधों की संख्या कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, उसको देखो। और ये देखो कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम पेयर में इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना है हमारा, केवल एक जोड़ी है, एक जोड़ी है हमारा। तो इस प्रकार से 3 और 1 कितना हो जाता है हमारा, टोटल 4 संख्या प्राप्त होता है। अब इस 4 संख्या को संकरण में फीड कर दो। आपके पास संकरण कौन कौन से होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, है ना, sp3d3, ये संकरण हमारा क्या होता है, पाया जाता है। तो देखो 4 संख्या किस में दिख रहा है आपको, 4 संख्या होना चाहिए, 4 कक्षक आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 s का और 3 p का, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए अमोनिया में कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से संकरण निकाला जाता है या संरचना को बनाया जा सकता है भाई। तो चलिए हाइड्राइड की संरचना यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए हम अब आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं, क्या है कैसा है उसको देखते हैं। आगे है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। किसके प्रति क्रियाशीलता, हैलोजन के प्रति। हैलोजन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना है भाई, क्योंकि बिना हैलोजन आप कैसे उसकी क्रियाशीलता को बता लेंगे। हैलोजन जो होता है उसको हम एक्स से क्या करते हैं, शो करते हैं। सामान्य स्थिति में किससे शो करते हैं, इसको एक्स से शो करते हैं। और ये एक्स की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, हैलोजनी तत्व हैं।
कौन सा तत्व हैं, हैलोजनी तत्व हैं, हैलोजन तत्व के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हैलोजनी तत्व बोलते हैं, हैलोजन तत्व कहा जाता है, जिसका अर्थ लवण बनाने वाला होता है। और ये सब कौन सा समूह के हैं भाई, 17वें समूह के हैं। सब कौन से समूह के हैं, 17वें समूह, पी ब्लॉक के जो 17वें समूह हैं, है ना, जो हम इसी लेसन में देखने वाले हैं। तो उन 17वें समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व के नाम से जानते हैं, हैलोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ लवण बनाने वाला होता है। ठीक है, और भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ क्या होता है भाई, लवण बनाने वाला होता है। जितना भी लवण बनता है इनके बदौलत ही क्या होता है, आपका बनता है। तो इस हैलोजन के साथ हमारे जो बोल सकते हैं 15वें समूह के जो तत्व होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, आपका हैलाइड का निर्माण करते हैं, है ना। तो हैलोजन के साथ जो भी क्रियाशीलता होता है, तो क्रिया करके मतलब हमारा जो 15वें समूह के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और हमारा क्या दिया है, बिस्मथ, ये कौन सा समूह का है, 15। और अगर हम बात करते हैं 17वें समूह का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक एस्टीटीन होता है, बट इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों समूह आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये दोनों बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये करता है, ये दोनों, इनको छोड़ दो, ये सब आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके इस प्रकार से क्रिया, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, ये आगे पीछे भी हो सकता है एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। तो इनके यौगिक को हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से भाई, हैलाइड के नाम से जाना जाता है। जैसे फास्फोरस और क्लोरीन अगर क्रिया कर लेता है ना, या इनमें से कोई भी जो हमारा जो तत्व है वो 17वें समूह के तत्वों के साथ क्रिया करता है, तो दो प्रकार के क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। एक होता है MX3 और एक बनाता है हमारा MX5। M के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, जितना भी हमारे जो 15वें समूह के तत्व हैं उनको रख सकते हैं, और X की जगह जितने हमारे क्या होते हैं 17वें समूह के तत्व होते हैं उनको रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारे 15वें समूह के जो तत्व हैं वो 17वें समूह के तत्वों के साथ क्रिया करके आपके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक को बोलते हैं ट्राई हैलाइड, एक को क्या बोलते हैं भाई, ट्राई हैलाइड कहते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, पेंटा हैलाइड के नाम से जानते हैं, या पेंटा हैलाइड कहा जाता है। तो दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण अवस्था +3 और कितना होता है, +5 जनरली होता है, इसलिए आपका ये ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। बिस्मथ की बात करें तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं, हमारे ट्राई हैलाइड ही बनाते हैं, क्योंकि इनमें अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से केवल 3+ चार्ज ही ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया अगर कर लेता है तो जैसे Bi है ना, हमारा Cl3 इस प्रकार से मान लो बना लेता है ना। उसी प्रकार फास्फोरस की बात करें तो यहाँ पर मेम की जगह फास्फोरस रख दिया, X की जगह हम लोग Cl3 रख दिया, तो ये हो जाता है PCl3। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये हो जाता है PCl, कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। और ज़्यादातर इन्हीं को ही पूछा जाता है। और आपको तो पता है नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, केवल क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड बनाता है। वजह ये होता है कि इनके पास रिक्त डी कक्षक की क्या होता है भाई, कमी होता है। हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट बताएं हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है होता है बोल के। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। पहला कौन सा हमारा ट्राई हैलाइड, और एक बनाता है पेंटा हैलाइड। ठीक है, और ये हैलाइड इतने क्रियाशील होते हैं कि पानी के साथ आगे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके और भी कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे हम PCl3 को ही ले लेते हैं, तो ये अगर H2O के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, तो उस स्थिति में क्या बन सकता है भाई, ये तो हमारा टूटता है तो H+ आयन और OH- आयन टूट जाता है। तो फिलहाल तो हम उस प्रकार से ना तोड़ के डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ के कुछ यौगिक बना सकते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस। तो हम 2HCl तो बना ही सकते हैं। यहाँ पर 2HCl बनाएंगे तो फिर आपका दूसरा निकल जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ से एक तो हम निकाल सकते हैं, अगर 2HCl निकाल देते हैं इस स्थिति में, तो फिर ये आपका इस प्रकार का यौगिक थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, हम लोग इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। ठीक है, और अगर हम इस प्रकार से देखें 2HOCl अगर हम इसकी बात करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका PCl भी निकालना
पॉसिबल नहीं है। तो ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके कुछ यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल हम देखें तो फास्फोरस है, और अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो कुछ बन सकता है हमारा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं इसको, तो P यहाँ पर एक तो निकाल सकते हैं H3PO4 फास्फोरिक अम्ल निकाल सकते हैं। तो ये 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 ऑक्सीजन हो गया। 3 ऑक्सीजन से हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको क्या लिखते हैं, 1 मिनट, इसको फिर हम क्लियर करते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, PCl3 हो गया। साथ में क्या हो गया आपका H2O हो गया। अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये मान लो बन जाता है H3PO4 बन जाता है, और एक आपका HOCl बनता है। तो इस स्थिति में यह आपका 3 बन जाता है HOCl। तो हमारा हाइड्रोजन 3 3 6 हो जाता है, 3 यहाँ 3 यहाँ। तो 3 अगर हम कर देते हैं अगर, तो उस स्थिति में गड़बड़ हो जाता है। अगर यहाँ पर हम कितना कर दें, 4 कर दें, तो फिर 1 मिनट, इसको हम लोग उल्टा करके ऐसा कर देते हैं। ये हो गया हमारा 3 दूनी 6 वाटर ले लेते हैं, और इसके जगह हम लोग क्या लेते हैं, H3PO3 ले लेते हैं। तो ये होता है H3PO3 बन जाता है, और 3HOCl क्या हो जाता है, पुट हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या करते हैं, पानी के साथ क्रिया करके इस प्रकार से हाइपोक्लोरस अम्ल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये इतना ही है। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता क्या है भाई, तो हमारे 15वें समूह के तत्व जो होते हैं हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात क्या करते हैं, आपके यौगिक का निर्माण करते हैं, या यौगिक का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बैलेंस नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं हम लोग, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा तो आपका रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 6, ऑक्सीजन 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो फिर से आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम चलते हैं PCl3 + H2O = अगर हम यहाँ पर 6 कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका H3PO4 कर दिया जाए तो फास्फोरिक अम्ल हो गया, और 3 और बच गया हमारा। तो ये कितना हो जाता है आपका HOCl। अगर हम ऐसे करते हैं तो Cl तो क्या हो जाता है, ठीक ठाक है, बट हमारा हाइड्रोजन भी देखें तो हाइड्रोजन भी ठीक ठाक है। 3 दूनी 6, तो 6 6 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो 3 दूनी कितना हो जाता है हमारा, 6, और 6 6 कितना हो गया, 12। और हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाता है, HOCl। तो 3 दूनी 6, 6 6 12, तो ये 6 कर दिए, 6 करते हैं तो ऑक्सीजन फिर क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग हो जाता है। 3 दूनी 6, तो ये हो गया, और 6 हो गया। तो हम फिर से यहाँ पर गड़बड़ हो गया हमारा बैलेंस करने के चक्कर में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काट दिया जाए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इधर कर देते हैं इस प्रकार से, फिर H3PO3 कर देते हैं, और 3HOCl अगर हम करते हैं तो इस स्थिति में इसको हम थोड़ा सा करके क्या कर देते हैं, H2O, और 3 और 3 6, तो ये 3 हो जाता है, और 3 3 अगर 6 इस प्रकार से करते हैं तो फिर से हमारा क्या हो रहा है, स्थिति गड़बड़ हो जा रहा है। एक और तरीका है बैलेंस करने का, 1 मिनट, ठीक है, आपका बैलेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो PCl3 + H2O, अगर हम यहाँ पर Cl निकाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। तो POCl कर देते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और एक निकाल देते हैं हम लोग 2HCl। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता। चलिए, हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। हाइलाइडों की संरचना देखना है। किसकी संरचना देखना है भाई हमको, हाइलाइडों की क्या देखना है आपको, संरचना देखना है। तो हाइलाइडों की संरचना में आपको क्या करना है, हाइलाइट की संरचना क्या होता है, तो 3 प्रकार का हाइलाइट बनता है, 2 प्रकार का हाइलाइट बनता है। एक हाइलाइट क्या बनता है आपका, एक बनता है MX3,
और एक बनता है हमारा mx कितना बनता है 5। तो दोनों की अगर संरचना देखें तो दोनों की संरचना क्या होता है, अगर देखें तो एक में जो है आपका त्रिकोणीय पिरामिडी बनता है, त्रिकोणीय पिरामिडी बनता है, इसमें पिरामिडी। और एक में हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनता है। क्या बनता है हमारा, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनता है। तो एक में क्या बनेगा भाई हमारा, ये बनेगा त्रिकोणीय पिरामिडीय और दूसरा बनेगा हमारा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी और त्रिकोणीय पिरामिडी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी उठा लो, चाहे आप इसके जगह PCl3 उठाओ, चाहे HCl उठाओ, सब में कैसा होता है, त्रिकोणीय पिरामिडी बनता है। जैसे हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की ही बात करते हैं तो ये हो जाता है फास्फोरस। टोटल इसमें हम देखें संकरण, तो संकरण आपका H3 आएगा, बट वहाँ पर हम देखें तो इसकी कैसा होता है आपका, पिरामिडीय संरचना को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भाई, पिरामिडीय संरचना को प्रदर्शित करता है। Cl और ये Cl होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना चतुष्फल की बनना चाहिए, बट हम इसकी अगर हम बात करें PCl में तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये आपका त्रिकोणीय संरचना को प्रदर्शित करता है। अगर पूरा मैं बताऊं इसको तो पूरा बताने में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा PCl3 है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु है। तो 1s2 2s2 2p कितना होता है हमारा, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो रुको, ये हो जाता है 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6, तो 10 हो गया। 3s2 3p कितना होता है हमारा 3। ये लास्ट का है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 और 3। अब 3 जगह खाली है, 3 क्लोरीन आसानी से आके क्या कर सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है। तो 1 2 3, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है। संकरण हम देखें तो sp3 संकरण होता है। तो इस प्रकार से फास्फोरस के पास एक लोन प्राप्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन हो जाता है। इसलिए ये आपको देख रहे हो, ये इस टाइप का है, इसलिए संरचना कैसा होता है इसका, त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। और संकरण कैसा होता है आपका, sp संकरण पाया जाता है। बॉन्ड एंगल लगभग 104 अंश का क्या बनाता है, ये बॉन्ड एंगल का निर्माण करता है भाई। अगर हम px5 की बात करें, जैसे इसमें PCl5 ले लेते हैं, तो फिर से क्या होता है हमारा, देखो ये 3s कक्षक हो गया, ये हो गया 3s, और इसकी बात करूं तो कितना हो जाता है 3p 1 2 3। बट हमको 5 जगह उपलब्ध कराना है, 3 जगह उपलब्ध है, इसलिए हम लोग कौन सा ले लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ये 3D लेते हैं। 3D लेने के पश्चात क्या होता है हमारा, 3s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के किस में चला जाता है आपका, 3D में चला जाता है। 5 कक्षक क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब 5 क्लोरीन आके क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, और एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है। तो टोटल 5 क्लोरीन मिल करके क्या बनाता है, PCl5 या MX5 बनाता है। संकरण की बात करें तो देखो, एक S का भाग ले रहा है, 3p का भाग ले रहा है और d का एक भाग ले रहा है। तो संकरण कैसा होता है आपका, sp3d होता है। और आप संरचना पहले 11वीं क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं। संरचना आपका कुछ ऐसा होता है, p एक हो जाता है हमारा, इस साइड हम बात करें तो ये हो जाता है Cl, इस तरफ बात करें Cl, इस तरफ बात करें Cl, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर जो Cl होता है ये आपका समतली होता है, त्रिकोणीय समतली होता है, और एक पिरामिड इस साइड और एक पिरामिड इस साइड होता है। इस कारण से त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल यहाँ पर देखें तो 120 अंश का है ना, आपका कोण को प्रदर्शित करता है या बताता है।
और इधर आपका लगभग 90 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो इस तरीक़ा से हैलाइडों की जो संरचना है, उस हैलाइडों की संरचना को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया हैलाइडों की संरचना। थोड़ा सा बात करते हैं धातुओं के प्रति, क्या देखते हैं हम लोग, क्रियाशीलता। धातुओं के प्रति क्रियाशीलता है ना, ये आपके क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारे धातु हैं, उन धातुओं के साथ भी क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, और क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बना सकते हैं, ये आपका यौगिक बना सकते हैं, बनाता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं भाई।